वो है टैक्स प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ओन और लीज। कि कोई भी कंपनी है और वो कोई भी एसेट लेना चाहती है, तो या तो वो उस एसेट को, जैसे चाहे वो प्लांट है, मशीनरी है या फिर कोई ज़मीन है, तो या तो वो उसको ख़रीदेगी, ऑन करेगी, परचेज़ करेगी, या फिर उसको किराए पे लेगी। अब ये डिसीज़न उसको लेना है कि वो ऑन करे या फिर लीज़ पे ले। ठीक है, तो या तो वो उसको ऑन करे यानी परचेज़ पे लेगी या फिर लीज़ पे लेगी। अगर वो उसको ऑन करती है तो या तो उसके पास पैसे होंगे, ऑनर जो फंड होंगे उन पैसों से वो उसको ख़रीदेगी, या फिर उसको उधार लेना पड़ेगा, बोरोड फंड से वो उसको ख़रीदेगी। दो ऑप्शन उसके पास होंगे। और अगर वो लीज़ पे लेती है तो फिर आपको लीज़ को समझना होगा कि लीज़ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लीज़ समझ लेते हैं कि लीज़ क्या है, उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लीज़ टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है। तो लीज़ जो होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि दो पार्टीज़ के बीच में होता है, एक लेसर और दूसरा लेसी। लेसर वो होता है जो कि ऑनर होता है, मालिक होता है किसी एसेट का, और लेसी वो होता है जिसने उसको यूज़ करना होता है। ठीक है, जैसे मान लो एक मशीनरी है और ये उस मशीन का मालिक है, तो ये लेसर हो गया। अब ये अपनी मशीन इसको दे देता है लेसी को, तो ये लेसी जो है वो इसको यूज़ करेगा। ठीक है, तो वो इसका मालिक नहीं होगा, वो सिर्फ यूज़ करने वाला होगा जो कि इस एसेट को अक्वायर करेगा। अब यहाँ पे लेसर जो है वो इसको राइट दे देगा, अधिकार दे देगा कि भाई आप मेरी एसेट को यूज़ कर लो, मैं आपको इसको है ना एज अ रेंट पे दे रहा हूँ, लेकिन एक टाइम पीरियड के लिए दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है जन्म जन्म के लिए दे दिया, मतलब एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए मैं आपको इसको दे रहा हूँ कि आप 2 साल या 3 साल तक के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। अब यूज़र जो है उसको ऐसे थोड़ी ना फ्री की चीज़ मिल जाएगी, तो उसको साथ में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो लेसर कहता है कि मुझे भी रिटर्न के रूप में कुछ चाहिए, और वो मैं कंसिडरेशन यानी पेमेंट के रूप में लूँगा, जो पेमेंट आप मेरे को करोगे। ठीक है, तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लेसर लेसी को कोई भी एसेट यूज़ करने का राइट दे देता है और लेसी बदले में उसको कुछ ना कुछ पेमेंट करता है, और ये जो है सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, लीज़ बोल देते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम कहाँ थे कि भाई अब वो एसेट या तो खरीदेगा या फिर लीज़ पे लेगा, है ना। लीज़ जिसमें कि दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो दोनों में से क्या वो करे और क्या क्या इसका इफेक्ट होगा, मतलब वो देखते हैं। मान लो कि अगर वो परचेज़ कर रहा है, तो परचेज़ कर रहा है तो जो बायर होता है वही इसका ऑनर होगा, मतलब जो इसको खरीदेगा वही इसका ऑनर बन जाएगा, है ना। मतलब ऑनरशिप जो है वो आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज़, बायर जो है वो या तो एक साथ ही पेमेंट कर देगा लंप सम अमाउंट में, या फिर उसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी पड़ेगी अगर वो कोई सामान खरीद रहा है तो। और सेकंड चीज़ कि भाई उसको एज अ सिक्योरिटी वो यूज़ भी कर सकता है। मान लो कि आपने ऑन वाला ऑप्शन चुना है, तो फिर एक तो या तो आप उसको लमसम पेमेंट करोगे या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करोगे, तभी आप उसको खरीद पाओगे। और जब आपने उसको खरीद लिया, परचेज़ कर लिया, तो फिर एज अ सिक्योरिटी आप उसके बदले में कभी लोन भी ले सकते हो, यानी एज अ सिक्योरिटी वो एसेट जो है वो आपके यूज़ में आ सकती है। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप ऑनिंग का ऑप्शन चूज़ करते हो, तो आप अगर लमसम अमाउंट पेमेंट करते हो तो आपको लीज़ की जगह कम पेमेंट करनी पड़ेगी, मतलब ज़्यादा पेमेंट आपको नहीं करनी पड़ेगी, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और एक चीज़ और है कि अगर आप कोई चीज़ परचेज़ कर लोगे तो फिर जिससे आपने ख़रीदी है वो बंदा उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा नहीं उठाएगा, बल्कि आपको खुद उठाना पड़ेगा वो खर्चा। देन नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ लीजिंग। अगर आप लीज़ पे ले रहे हो तो क्या है, तो आप उस चीज़ को यूज़ तो कर सकते हो, यानी लेसी जो है वो यूज़ तो कर लेगा उस चीज़ को, लेकिन उसको ऑनरशिप नहीं मिलेगी, वो उसका मालिक नहीं बन पाएगा। ख़रीदते हो आप तभी आप उस चीज़ के मालिक बन सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन लीजिंग को टाइम सेविंग बोला है कि अगर आप ख़रीदने वाला ऑप्शन चूज़ करोगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ेंगे। जैसे मान लो आप उधार से कोई चीज़ खरीद रहे हो तो आप बैंक से लोन लोगे और बहुत सारी आपको फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन लीजिंग में इतना फॉर्मेलिटी वाला सिस्टम नहीं होता, इसलिए टाइम सेविंग है ये। फ्लैक्सिबिलिटी क्यों है, क्योंकि इसमें जो भी आप एसेट वगैरह खरीदोगे तो उसमें कभी भी कुछ चेंज आपको करना है तो वो फ्लेक्सिबल रहेगा, यानी अमाउंट्स में अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो इजीली। फिक्स्ड लीज रेंटल्स, यानी इसमें आपने जो एक बार किराया जो भी लीज तय कर दिया ना, उतना ही रेंट आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिक्स्ड होता है वो, तो ऐसा नहीं है कि लेसी के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ गया, ज़्यादा प्रेशर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ही कैनॉट मेक इम्प्रूवमेंट इन द एसेट विदाउट अप्रूवल ऑफ लेजर। बस फ़र्क इतना है कि लेसी जो है वो इस एसेट का मालिक नहीं है, तो इसलिए अगर उसको एसेट में कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है, कुछ वो चेंज करना चाहता है, जैसे मशीन है उसका वो कलर चेंज करना चाहता है तो कर नहीं सकता ना, उसको लेसर की परमिशन चाहिए होगी, अप्रूवल चाहिए होगी, तभी वो कुछ चेंज कर सकता है। तो ये इसके कुछ एक मेन इफ़ेक्ट थे। अब आगे देख लेते हैं।
अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ओन और लीज क्या होते हैं, क्या क्या इसके इफेक्ट होते हैं, लेकिन इसके रिगार्डिंग अगर हम टैक्स प्लानिंग करेंगे तो कैसे क्या करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें कैश पोजीशन देखनी होगी कि आपके पास, आप कोई भी एसेट ले रहे हो तो आपके पास सफिशिएंट कैश है या नहीं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसको खरीद सकते हो, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो फिर आप उसको लीज पे लेना पड़ेगा। एक्वायर एसेट, अगर आप एसेट को एक्वायर करना चाहते हो इंस्टॉलमेंट के थ्रू कि भाई हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देंगे और आपके पास कैश भी है, तो फिर आप खरीद सकते हो एसेट को, अदरवाइज़ आपको उसको लीज पे लेना पड़ेगा। और अगर मनी लेंडर्स यानी मनी उधार देने वाले आपको आसानी से उधार दे रहे हैं तो फिर आप मनी उधार लेके और उसको ख़रीद लो, और अगर नहीं दे रहे उधार तो फिर आप उसको लीज पे लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सेकेंड चीज़ है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन में दो चीज़ें हैं। अगर आपकी एसेट डेप्रीशिएबल है, मतलब उसके ऊपर डेप्रीशिएशन लग रहा है और वो डेप्रीशिएशन अलाउड भी है, तो फिर आपको ओन वाला ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। मतलब ओन वाला ऑप्शन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि मान लो आपकी कुछ भी अमाउंट है, मान लो 10,000 की एसेट है और मान लो उस पर 1,000 जो आप डेप्रीशिएशन पेमेंट कर रहे हो और उस पर आप टैक्स कुछ भी पेमेंट कर रहे हो मान लो, तो फिर डेप्रीशिएशन की पेमेंट में से अब अमाउंट कम होकर 90,000 बच गई। अब आपको सिर्फ 90,000 पे टैक्स पे करना पड़ेगा अगर अलाउड है तो, है ना। तो मतलब कि आपका फ़ायदा हो जाएगा कि आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा, इसलिए आप उसको ख़रीदना बेस्ट मानोगे, क्योंकि लीज़ में ऐसा ऑप्शन होता नहीं। और अगर एसेट डेप्रीशिएबल नहीं है, जैसे कि ज़मीन होती है उस पर डेप्रीशिएशन नहीं लगता कभी भी, तब भी आप ओन वाला ऑप्शन चूज़ करोगे। वैसे तो हम लीज़ वाला भी चूज़ कर सकते हैं यहाँ, बट बेनिफिशियल ओन वाला ही माना जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा ऑब्सोलसीन रिस्क एसेट, मतलब कि ऐसी एसेट जो कि जिनकी टेक्नोलॉजी ओल्ड हो जाए, पुरानी हो जाए। जैसे मान लो कोई भी एसेट है, जैसे कि मान लो आप अगर सिंपल अपनी डेली रूटीन लाइफ में देखें तो कोई चीज़ है, जैसे टीवी हो गया, अब टीवी ओल्ड फैशन हो गया, इसकी जगह अब हम LCD LED वगैरह यूज़ करते हैं, तो अब कोई भी टीवी ख़रीदना नहीं चाहेगा। तो ऐसे ही कोई एसेट है, अगर उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी होगी तो उसको कोई भी नहीं ख़रीदना चाहेगा। तो इस तरह उस पर जो रिस्क आ जाता है ना, मतलब खतरा, उसको बेचने का जो खतरा है, उसको हम ऑब्सोलिसेंस रिस्क बोल देते हैं। तो अब उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ जितनी होनी चाहिए थी उस एसेट की, उस एक्सपेक्टेड लाइफ के पहले ही मान लो अगर इस तरह का खतरा आ जाए, इस तरह का रिस्क आ जाए, तो अब एसेट को हमने रिप्लेस करना होगा, बदलना पड़ेगा दूसरी एसेट से। तो अगर आपने उसको ख़रीद रखा है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि आपको मान लो पहले ही मतलब पता चल गया कि हाँ भाई इस तरह का खतरा आने वाला है, तो आप फटाफट उस एसेट को रिप्लेस करके दूसरी एसेट खरीद लोगे जिसकी न्यू टेक्नोलॉजी है, या फिर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर दोगे। लेकिन अगर आपने लीज़ पे ले रखी है तो वो लीज़ तो एक परमानेंट, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें हो सकता है आपको एसेट रिप्लेस का ऑप्शन ना मिले, तो फिर आप ऑन जो ऑप्शन है उसको चूज़ करोगे, राइट। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट प्रॉफिट मार्जिन। अब एसेट जो कि हमने ऑन पे लेनी है या फिर लीज़ पे लेनी है, तो दोनों से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैश आउटफ्लो होगा। जैसे मान लो आप ख़रीद रहे हो एसेट को और आपने उधार पैसे लेके फिर ख़रीदा है, तो आपको जो पैसे उधार लिए वो भी पे करने पड़ेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करनी पड़ेगी, साथ में ब्याज भी पे करना पड़ेगा। अब आपने टोटल इतनी अमाउंट पे करी, और अगर आप लीज़ पे ले रहे हो तो सिर्फ आपको लीज़ का जो रेंट अमाउंट है वो ही पे करना पड़ेगा। तो दोनों अमाउंट के बीच में, दोनों अमाउंट से मतलब हमें कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो वो जो मार्जिन है, वो जो डिफरेंस है, वो होता है प्रॉफिट मार्जिन। तो जिसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, जहाँ पे आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, आप वो ऑप्शन चूज़ करोगे, ठीक है। जहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन यानी कि प्रॉफिट कम है, वो आप ऑप्शन चूज़ नहीं करोगे। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखना पड़ेगा कि मान लो आपने कोई एसेट है उसके ऊपर टैक्स वगैरह लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है वो आपको चेक करना है। तो यहाँ पे आपको टैक्स लाइबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि टैक्स लाइबिलिटी जहाँ पे भी कम होगी ना, हम वो ऑप्शन चूज़ करेंगे, यानी जहाँ पे हमने टैक्स कम पे करना पड़ेगा वो ऑप्शन हम चूज़ करेंगे, राइट। और इसके साथ ही हम कोस्ट भी चेक करेंगे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद कोस्ट कितनी आ रही है। अगर कोस्ट जो है वो परचेज़ की ज़्यादा आ रही है, लीज़ की कम आ रही है, तो हम लीज़ को चूज़ कर लेंगे, और अगर परचेज़ की कम आ रही है, लीज़ की ज़्यादा आ रही है, तो फिर हम परचेज़ को चूज़ कर लेंगे, यानी जहाँ पे कोस्ट कम आएगी वो ऑप्शन हम चूज़ कर लेंगे। तो ये आपका जो टॉपिक था